टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से रमज़ान का महीना काफ़ी अफजल महीना माना जाता है। हर कोई मुसलमान इस महीने में अल्लाह की इबादत में जुटा होता है और हर कोई अल्लाह की इबादत करता है। ऐसे में पूरे रमज़ान लोग रोज़े रखते हैं और अल्लाह की इबादत करते हैं और पाँचों टाइम की नमाज़ भी अदा करते हैं। जो नमाज़ नहीं भी पढ़ता है वो भी इस महीने में नमाज़ पढ़ता है। ऐसे में जब दुकानदारों से बात की गई तो उनका कहना था कि इस महीने में उनकी बिक्री ज़्यादा होती है और किताबों की भी इस्लामिक डिमांड होती है। जैसे मुस्लिम समुदाय में पवित्र कुरान है तो उसकी भी डिमांड ज़्यादा होती है और कुरान यहाँ पर कई भाषाओं में है। हिंदी, उर्दू, इंग्लिश व फ़ारसी तक में कुरान यहाँ उपलब्ध है। सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में हिंदी और इंग्लिश में कुरान बिकती है और अरबी में, जिसके बाद अन्य भाषाओं में भी बिकती है। और सबसे बड़ी बात है, कुरान के साथ साथ यहाँ पर रहल व अन्य चीज़ों की भी बिक्री होती, क्योंकि इस महीने में हर कोई कुरान को हदिया करके और इस्लामिक और साथ ही हदीस की किताबों को हदिया करके लोग मस्जिदों में रखते हैं, जिससे सवाब होगा। क्योंकि माना जाता है कि जब हदिया करके किताब लोग मस्जिदों में रखते हैं तो जब उनको कोई पढ़ता है तो उसका सवाब मस्जिद में किताब रखने वालों को भी मिलता है, जिनके नाम से वो किताबें रखी जाती है। ऐसे में बिक्री सबसे ज़्यादा होती है दुकानदारों की इसी महीने में इस्लामिक किताबों की। क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले में दुकानदार का, आइए सुनाते हैं। ये इस्लामिक किताबों की जो सेल बढ़ती है, इस्लामिक किताबों की सेल जो है वो करीब 80% बढ़ जाती है आम दिनों के मुकाबले। और पारा सेट वगैरह की तो कोई क्वांटिटी ही नहीं होती। तो लोग मस्जिद में रखने के लिए, मदरसों में करने के लिए, बांटने के लिए, तमाम लोगों को देने लेने के लिए काफ़ी तादाद में लोग लेते हैं। तो किताबें इस्लामिक किस तरह से कौन कौन सी ज़्यादा? हदीस वगैरह ज़्यादा इस वक्त चलती है रमज़ान में। बुखारी है, मुस्लिम शरीफ है, मिशकात शरीफ है, इस तरह की किताबों की ज़्यादा हदिया होती है। तो किताबों की क्या स्टार्टिंग होगी और कितने तक की किताबें होती हैं? देखिए, इस्लामिक किताबें तो हमारे वहाँ बहुत सस्ती हैं, हदिया रहती हैं 10 रुपये से लेके कई कई हज़ार रुपए तक की है। 10-10 हज़ार रुपये तक के सेट है हदीसों के। कुरान की किताबें किस तरह की हैं? कुरान कितने डिज़ाइनों में आती हैं? कुरान भी हमारे पास कम से कम नहीं होगा तो 35 से 40 रेंज हो गए, जिसमें मायनेदार है, विदाउट मीनिंग के हैं, इंग्लिश में है, कलर कोडेड है। आजकल तजवीदी कुरान चल रहा है, हाफजी, वो बच्चों की बहुत डिमांडेड कुरान है। मदरसों में सब वही इस वक्त ले रहे हैं। हिंदी में भी आती है? सारी लैंग्वेज में, हिंदी में है, इंग्लिश में है। यहाँ पे तो ज़्यादातर हिंदी और इंग्लिश ही चलता है। बाकी अदर स्टेट में आपको हर लैंग्वेज की कुरान मिलेगी। क्या नाम है आपका? रफ़त अली। बताते चले, रमज़ान के मुबारक व अफजल महीने में पूरे 30 दिन लोग इबादत अल्लाह की करते हैं, जिसमें किताबों की ज़्यादा बिक्री होती है। ऐसे में दुकानदारों का कहना है कि उनकी सेल 80% बढ़ जाती है। जहां 5% जो किताब की बिक्री आम दिनों में होती है, वहां अब 80% होती है। ऐसे में दुकानदारों को फ़ायदा भी होता है और दुकानदारों के भी चेहरे पर रमज़ान के महीने में खुशी दिखी। धार्मिक नगरी कहे जाने वाली संगम नगरी अपने बेहतरीन पारंपरिक खान पान के लिए भी जानी जाती, खासकर जब प्रयागराज का पुराना मोहल्ला, जहां तंग गलियों में विविध प्रकार के पकवान बनते हैं। लोकनाथ की तो बात ही निराली है। इसे स्वाद की गली भी कहा जाता है। शायद ये कहना गलत ना होगा कि इस गली में राजा राम लस्सी वाले की 125 साल पुरानी छोटी सी दुकान है, जहाँ की लस्सी और रबड़ी लोग दीवाने हैं और खींचे चले आते हैं। रोज़ाना यहाँ सैकड़ों लोग लस्सी पीने आते हैं। यहाँ लोकनाथ में दुकान राजा राम लस्सी वाले नाम की ये छोटी सी दुकान तकरीबन 125 साल पुरानी है। दुकान के संचालक सुनील कुमार गुप्ता बताते हैं कि इस दुकान की शुरुआत हमारे बड़े पिताजी माधव प्रसाद गुप्ता ने 1857 में की थी। दुकान का नाम मेरे पिताजी राजा राम गुप्ता के नाम पर रखा था। साथ ही ये भी बताया कि आज ये दुकान हमारे बच्चे यानी चौथी पीढ़ी चला रही है। और सबसे खास बात यह है कि 125 साल पुरानी रखी गई दुकानों की रूपरेखा का स्वाद दोनों आज ही वैसे ही बरकरार है। ये शहर की आपकी सबसे पुरानी दुकान है। ये 1897 की दुकान है। ये बाबूजी की गौने, हमारे दादाजी बैठते थे गौने,
उसके बाद जो हम लोगों में ख़ास बात क्या है कि दूध हम लोग बढ़िया यूज करते हैं और चारों तरफ लस्सी की दुकान हो गई। पहले कोई लस्सी की दुकान यहाँ थी नहीं। पहले सबसे पुरानी आपके शहर की इलाहाबाद में राजा राम लस्सी वालों को नाम से फेमस हुई है। और इसकी ख़ास बात यह है कि हम लोग अभी हाथ से ही वो बना रहे हैं और जगह तो मशीन से बनने लगी है लस्सी होने, मगर हम लोग हाथ से यूज कर रहे हैं। उसके बाद जो है दही हम लोग को जो रहता है प्योर होता है, इसमें कोई मिलावट हम लोग नहीं करते हैं। और दूध भैंस का होता है, हम लोग गाय का यूज नहीं करते। दही हमारा रहता है कि उन्हें दही पड़ता है, चीनी है, बर्फ़ है, गुलाब जल है, ऊपर से मलाई पड़ती है, मलाई के ऊपर से रबड़ी पड़ती है, रबड़ी के ऊपर से केसर का पानी पड़ता है। पहले तो कौन है ये सब नहीं पड़ता था, मगर अब हम लोगों ने जो है ये सब बढ़ा दिए। आज से कौन 100 साल पहले दुकान थी, आज उसी तक कंडीशन में है। आज हमारे वहाँ जो भी ग्राहक से आप पूछें तो वही बताएंगे। गर्मी के तो लस्सी है, उसके बाद रबड़ी है, जाड़े का स्पेशल हमारा कौन है तो रहता है मलाई मक्खन कौन है। और आजकल हमने ठंडाई शुरू किया है, केसरिया ठंडाई कौन है। ये तो पहले हम बनाते थे केवल कौन है शिवरात्रि होली में कौन है, अब भी हम जो है रेगुलर कौन है चला रहे हैं कौन है केसरिया ठंडाई। उसमें कौन है केवल दूध रहता है और पोस्ता का दाना है, बादाम है, काजू पिस्ता। ये चौथी पीढ़ी हमारी चल रही है। अब हमारे जो है बच्चे बैठ रहे हैं कौन है, सुनील कुमार गुप्ता नाम है। हम बहुत दिन से पी रहे हैं, करीब 30-35 साल 40 साल से भी पीते हैं। क्या बहुत पसंद है, अब पसंद की वजह से आने होते हैं। हमारा नाम राजू केसरवानी। बताते चले यहाँ खुद से दही जमाते हैं और भैंस के दूध की दही बनाकर लस्सी बनाते हैं। संगम नगरी प्रयागराज अक्सर कई लोग की शिकायत होती है कि उनकी एफआईआर नहीं लिखी जाती है। ऐसे में किस तरह से एफआईआर लिखाएं? अगर थाने पर नहीं लिखती है एफआईआर तो वो कहाँ जाकर लिखा सकते हैं एफआईआर? किस तरह से क्या कुछ कहना है एडीजी जोन प्रयागराज का इस पूरे मामले पर, आइए सुनाते हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट, एफआईआर कैसे दर्ज की जाए। मेरे पास बहुत सी शिकायतें आती हैं कि हमारी एफआईआर थाने पर नहीं लिखी जा रही। तो इसके लिए जो विधि के प्रावधान है उनके संबंध में आपको बताऊंगा। सबसे पहले इसमें जो चैप्टर 12 है, अध्याय 12 दंड प्रक्रिया संहिता का, सीआरपीसी का, उसकी जो धारा 154 है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें दिया गया है कि अगर किसी भी संज्ञेय अपराध की सूचना थाने पर इतला दी जाती है तो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन यानी कि एसएचओ या प्रभारी निरीक्षक जो इंचार्ज है उसका दायित्व है कि वह एफआईआर को दर्ज करेगा। यदि वो ओरली भी दी जाती है यानी कि मौखिक रूप से दी जाती है तो उसको रिड्यूस करेंगे राइटिंग में, लिखित में उसको कराएंगे और उसके बाद पढ़कर सुनाया जाएगा कि एफआईआर में क्या लिखा गया, उसका कंटेंट क्या है। तो इस प्रकार से एफआईआर लिखने का दायित्व एसएचओ का है। कई बार एफआईआर लिखने में आनाकानी की जाती है, कारण बहुत से हैं। जो मैंने अभी तक इसके कारण देखे हैं उसमें सबसे बड़ा कारण आता है भ्रष्टाचार। बहुत से लोग भ्रष्ट हैं, एफआईआर नहीं लिखना चाहते। बड़ी स्पष्ट डायरेक्शंस दी जाती हैं कि किसी भी अपराध को मिनिमाइज ना किया जाए, किसी भी अपराध को लिखने में कोई कोताही ना की जाए, लेकिन फिर भी कुछ लोग इस प्रकार की कार्रवाई करते हैं। तो उसके लिए भी अब प्रावधान बहुत ही स्ट्रिंजेंट बना दिए गए हैं। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी स्थिति में आप क्या करें। उसके कारण कई हैं कि जिसमें एफआईआर लिखने में मना करने में, एक मैंने बताया भ्रष्टाचार, दूसरा कई बार हो सकता है कि मल्टीपल डायरेक्शंस हो। कई बार कोई पॉलिटिकल बॉसेस से या किसी इस तरह के हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे कुछ क्लियर डायरेक्शन अगर नहीं मिल पा रही है तब भी एफआईआर में डिले हो जाता है। कई बार कुछ घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर या झूठ बोलकर लिखाया जाता है जिसका एसएचओ को पहले से ही मालूम है, तो उसमें भी वो कई बार डिले करते हैं। लेकिन ऐसे सभी मामलों में आप क्या करें, अगर एफआईआर लिखने में थाने पर आनाकानी की जाती है तो उसके लिए प्रावधान है हमारा 154(3) में ही दिया हुआ है, जो सबसेक्शन 3 है उसमें दिया हुआ है कि उसकी इत्तला फिर जो पुलिस अधीक्षक हैं, जो डिस्ट्रिक्ट के एसपी हैं, उनको बाय पोस्ट रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजी जा सकती है। और ऐसी कंडीशन में अगर उसमें संज्ञेय अपराध बनता है तो पुलिस अधीक्षक इसको स्वयं रजिस्टर कराकर उसकी खुद ही इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हैं और अपने किसी भी सबऑर्डिनेट पुलिस अधिकारी को
इन्वेस्टिगेशन के लिए सौंप सकते हैं। तो ये प्रावधान 154 CRPC में दिए गए हैं। अब इसमें कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन मिलती है FIR के लिए, तब उसमें क्या क्या होना चाहिए और उसमें आपको कॉपी किस प्रकार से दी जाएगी, मैं इसके बारे में बताऊंगा। यदि आपने FIR लिखाई है तो इन्फॉर्मेंट को उसकी निशुल्क एक कॉपी तत्काल उपलब्ध करा दी जाती है। साथ ही जो FIR लिखी गई है उसकी GD में भी एक एंट्री दर्ज की जाती है और इस पर सभी पर टाइम भी लिखा जाता है कि घटना का समय क्या है, घटना रिपोर्ट कब की गई है। तो इसमें कोशिश करनी चाहिए कि FIR में सही तथ्य लिखे जाएं, उसका विस्तार पूर्वक लिखा जाए। कई बार कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, जैसे कोई ओमिशन हो गया, आप जो है संकट के समय में है, आप पूरी तरह से नहीं देख पाए, तो FIR में सभी फैक्ट्स का आना ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। कुछ फैक्ट्स बाद में इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी आ सकते हैं या बाद में अन्य गवाहों के बयान में भी आ सकते हैं। लेकिन FIR लिखना बेहद आवश्यक है, क्योंकि उसी के बाद हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो पूरा मूवमेंट में आ जाता है। तो FIR अगर आपकी पुलिस के द्वारा फिर SP को भी अप्रोच किया तब भी नहीं लिखी जाती, तो फिर इसका एक ऑप्शन और है जो धारा 156 है, उसमें 156(3) के तहत जो वहाँ के जुरिस्डिक्शनल जो मैजिस्ट्रेट हैं, जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हैं, वो इस पर इन्वेस्टिगेट करने के लिए आदेशित कर सकते हैं। और इन्वेस्टिगेट करने का अर्थ है कि FIR को पंजीकृत किया जाना। जहां भीषण गर्मी ने विकराल रूप धारण किया है और अब लोगों के घर से निकलना भी मुश्किल हो रहा है, ऐसे में कई तरह की समस्या होती है। ऐसे में डॉक्टर का क्या कहना है गर्भवती महिलाओं को लेकर, किस तरह से उनको अपना ख्याल रखना चाहिए और अपने नवजात शिशु का भी, और किस तरह की डाइट लेना चाहिए, क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर डॉक्टर बबीता अग्रवाल का, ये सुनाते हैं आपको। जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। इस गर्मी के मौसम में गर्भवती महिलाओं को अपना विशेष देखभाल की ज़रूरत होती है। सबसे बड़ी समस्या आती है शरीर में पानी की कमी। यदि आप ज़्यादा देर धूप में घूमते हैं या पानी कम पीते हैं तो इससे आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चे को भी दिक्कत होती है। तो मेरी सलाह है कि गर्मी के मौसम में आप जो मौसमी फल होते हैं रस वाले, उसका ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। सादा पानी कम से कम 3 लीटर पिएं। नारियल पानी, कच्चा नारियल का जो पानी होता है वो बहुत फ़ायदा करता है, तो उसका विशेष रूप से, और कोशिश करें कि धूप के समय पे घर से बाहर ना निकलें, और यदि ज़रूरत पड़ती भी है धूप से बाहर जाने की तो सर पे कपड़ा रख के प्रॉपर तरीके से कवर करके तभी बाहर निकलें। और बच्चा जब होता है गर्मी के मौसम में तो बच्चे के साथ भी सेम प्रॉब्लम होती है। वो नवजात शिशु होता है, उसको ज़्यादातर माएँ ऊपर का दूध देने लगती हैं। जैसे यदि प्रसव ऑपरेशन से हुआ है तो माँ तो दूध पिलाती नहीं, घर वाले ऊपर का दूध देते हैं। तो ऊपर के दूध के साथ आपको बच्चे को पका हुआ पानी भी देना होता है। यदि आपका नवजात शिशु 8 से 10 बार पेशाब कर रहा है, इसका मतलब है कि उसके शरीर में पानी पर्याप्त है, नहीं तो उसको भी आपको पका हुआ पानी देना होता है। बात करें मैम होगी कोविड की, तो अभी कोविड का भी संक्रमण अभी कहीं ना कहीं है, तो अभी गर्मी है, लोग फ्रिज का यूज़ करने लगे, ठंडा पानी, तो इसमें इस तरीके से महिलाएं क्या इसमें किस तरह केयर करें, उनके लिए कैसे? ऐसा है कि फ्रिज का पानी नुकसान नहीं करता है, लेकिन वो बहुत चिल्ड ना हो। यदि आप 22-24 डिग्री टेम्परेचर पे पानी लेते हैं तो वो नुकसान नहीं करेगा, लेकिन आप एकदम कोल्ड लेंगे, चिल्ड पानी लेंगे तो वो नुकसान करेगा। खांसी आ सकती है जिसकी वजह से आपकी थैली फूट सकती है, प्रीमैच्योर लीकिंग हो सकती है, ये सब परेशानी आएंगी। डाइट की बात करें अगर, डाइट में तो वही मौसमी फल जैसे संतरा हो गया, नींबू शिकंजी हो गई है, नारियल पानी हो गया है, सादा पानी हो गया है, और इलेक्ट्रॉल पाउडर होता है यदि आपको ब्लड प्रेशर की समस्या नहीं है। आजकल तरह तरह के एनर्जी ड्रिंक अवेलेबल है, वही सब पर्याप्त मात्रा में लें। पौष्टिक आहार में देखिए ऐसा होता है कि प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो प्रोटीन के लिए हम एडवाइस करते हैं कि दूध और दूध से बने हुए आइटम ज़्यादा लें। जैसे दूध हो गया, दही, मट्ठा हो गया, पनीर हो गया, ये सब ज़्यादा लें। दालें भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है, दालों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें। यदि अंडा खाती हैं तो 1 अंडा वो ले सकती हैं।
संगम नगरी प्रयागराज की शाहगंज पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, जहां शाहगंज पुलिस ने 2 वांछित अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। बता दें, प्रयागराज एसएसपी अजय कुमार द्वारा अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में एसपी सिटी दिनेश कुमार सिंह व सीओ फर्स्ट के निर्देशन पर शाहगंज थाना प्रभारी ने मुखबिर की सूचना पर गोविंद व किशन को किया गिरफ्तार। अब पुलिस इनके खिलाफ विधिक कार्रवाई कर न्यायालय में पेश कर भेज रही जेल। संगम नगरी प्रयागराज की सड़कों पर उतरे एडीजी जोन प्रयागराज व एसएसपी प्रयागराज ने फोर्स के साथ जहां सड़कों पर सुरक्षा के दृष्टिगत पैदल गश्त किया, साथ ही नो पार्किंग जोन में खड़ी गाड़ियों को लेकर एडीजी जोन एसएसपी प्रयागराज ने जहां चेकिंग अभियान चलाया और साथ ही लोगों से नो पार्किंग जोन में खड़ी गाड़ियों को हटाने के लिए अपील भी की है और साथ ही चेतावनी भी दी है कि अगर नो पार्किंग जोन में गाड़ी खड़ी करी जाएगी तो ऐसे में उनका हैवी चालान होगा, जिससे फिर उनको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। बता दें, आज प्रयागराज की सड़कों पर उतरकर एडीजी जोन प्रयागराज एसएसपी प्रयागराज ने चेकिंग अभियान चलाया सुरक्षा के दृष्टिगत, जहां संदिग्ध लोगों को रोककर चेकिंग भी की गई और संदिग्ध वाहनों की भी चेकिंग की गई। नो पार्किंग जोन में खड़े हुए वाहनों को हटा लीजिए, इनका चालान होगा, बहुत हैवी चालान होगा। अभी वार्निंग दिया जा रहा है, हटाइए। संगम नगरी प्रयागराज में संविधान रचयिता भीमराव अंबेडकर बाबा साहब की जयंती पर आज प्रयागराज में नागरिक समाज व कई सामाजिक संगठनों के द्वारा उनके नेतृत्व में बच्चों ने एक भीम प्रतिज्ञा यात्रा निकाली है, जिसमें उन्होंने जुलूस निकाल कर संविधान बचाने की बात करी है। साथ ही कहना था यहाँ पर कि संविधान पर जिस तरह से लगातार हमला किया जा रहा है उसको बचाने के लिए आज जयंती पर यात्रा निकाली गई है। वहीं इस पर जय भीम के नारे भी लगाए गए। साथ ही यहाँ पर संविधान बचाने को लेकर लोगों ने ये यात्रा निकाली, जिसमें शहर के विभिन्न कोने से आए हुए बच्चे यात्रा में शामिल हुए और लोगों ने बचाने के लिए यहाँ पर ये यात्रा निकाली। जैसा कि सर्वविदित है कि बाबा साहब की 137वीं जयंती है और इसको पूरा देश संविधान की रक्षा के रूप में मना रहा है। हम इलाहाबाद के विभिन्न जन संगठन जैसे नागरिक समाज मुहिम, इसके बाद फिर जो है CFD सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी, जागृत समाज, तमाम संस्थाओं के लोग शहर के उन बच्चों जो दलित बच्चे हैं, जो झोपड़पट्टियों में काम करने वाले बच्चे हैं, जो उन सबको इकट्ठा करके कोई सिवई जो है देहात से भी बच्चे आए हैं काफ़ी संख्या में, इधर झोपड़पट्टियों से, नैनी से और टैगोर टाउन से, सब एक जुलूस बना करके बाबा साहब का बैनर, बाबा साहब का पोस्टर और जो उनके संदेश हैं कि संविधान की रक्षा होनी चाहिए। आज देश में संविधान पर सबसे ज़्यादा अटैक संविधान पर हो रहा है, उसी से प्रकारांतर धर्मनिरपेक्षता और प्रजातंत्र पर भी हमला हो रहा है। तो हम लोगों का ये संदेश है कि आज बाबा साहब के जन्मदिन के माध्यम से हम संविधान पर हो रहे फांसीवादी खतरे का पुरजोर विरोध करते हैं। साथ ही साथ देश में धर्मनिरपेक्षता और प्रजातंत्र पर जो बहुत बड़ा आघात हो रहा है उसका भी इस रैली के माध्यम से हम लोग विरोध कर रहे हैं। मैं अविनाश कुमार मिश्रा, यहाँ पर जो है मैं नागरिक समाज का संयोजक हूँ और तमाम जन संगठनों से, ट्रेड यूनियन से जुड़ा हुआ हूँ। बताते चलें, बड़ी तादाद में यहाँ बच्चे इस यात्रा में शामिल हुए। संगम नगरी प्रयागराज में सामाजिक समरसता दिवस पर आज भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता बाबा साहेब को याद किया गया। साथ ही इस मौके पर कई बीजेपी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। साथ यहाँ पर बीजेपी के महानगर अध्यक्ष गणेश केसरवानी भी उपस्थित रहे। वहीं इस मौके पर माल्यार्पण कर कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। साथ ही बाबा साहब की जयंती के मौके पर क्या कुछ कहा बीजेपी नेता सुरेंद्र चौधरी ने, आइए सुनाते हैं आपको। इस मंच के माध्यम से मानता हूं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी तो है ही, मगर हम तो उनको ईश्वर के रूप में मानता हूं। आज जो संविधान निर्माता है, निश्चित तौर पर डॉक्टर साहब न होते तो इस देश में हम लोग की कोई व्यवस्था न होता, संविधान न होता तो देश न होता, गुलामी हुकूमत में लोग पड़े रहते। आज उन्हीं के देन है कि हर साल 14 तारीख को, 14 अप्रैल को 1891 पैदा हुए थे। उनके विचारों को हम लोग जानते हुए भी यह जरूर कहूंगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उस समय इस समाज के लिए नहीं, प्रत्येक समाज के लिए कैसे लड़े होंगे। स्वतंत्र भारत, स्वतंत्र प्रदेश, स्वतंत्र प्रयागराज आज हम लोग हैं,
फिर भी कहीं न कहीं हम लोग आपस में कमियां कर जाते हैं। मगर साथियों, धन्य हो मां जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जैसे बेटे को जन्म देकर एक इतिहास रच दिया। चाहे पूना पैक्ट रहा हो, चाहे महात्मा गांधी से रहा हो, चाहे आंदोलन रहा हो, चाहे हमारे महिलाओं के सम्मान की बात रही हो, चाहे पिछड़ा का रहा हो, चाहे अनुसूचित वर्ग का रहा हो, वह संविधान में सभी चीजों को उल्लेख करके आज भारतीय संविधान लागू होकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती पूरे विश्व में मनाई जा रही है। एक इतिहास है साथियों। संगम नगरी प्रयागराज में जहां महावीर जयंती पर धूमधाम से पुराने शहर के चौक क्षेत्र में निकाली गई यात्रा, जिसमें बैंड बाजे के साथ भक्तगण भी शामिल हुए। हर वर्ष चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को महावीर जयंती के रूप में मनाया जाता है। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, जो जैन धर्म के आखिरी आध्यात्मिक गुरु थे। इसीलिए जैन समुदाय के लिए महावीर जयंती काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। भगवान महावीर का बाल अवस्था में नाम वर्धमान था। उनका जन्म 6वीं शताब्दी की ईसा पूर्व में बिहार के वैशाली के नज़दीक में हुआ था। राजा के घर जन्मे महावीर ने तमाम भौतिक सुविधाओं को त्याग कर 30 वर्ष की आयु में छोड़कर 12 साल कठोर तप करके केवल ज्ञान प्राप्त किया और वे तीर्थंकर कहलाए। उन्होंने दुनिया को सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया था। उसी की याद में आज महावीर जयंती निकाली गई, जिसमें लोग भक्तगण शामिल हुए। बैंड बाजे के साथ शहर के विभिन्न क्षेत्रों में यात्रा निकाली गई। संगम नगरी प्रयागराज ये नज़ारा है जॉनसनगंज चौराहे का, जहां पर आप देख सकते हैं ट्रैफिक सिग्नल पूरी तरह से बंद है, मगर जिम्मेदारों को इसकी परवाह नहीं है। जिसकी तरफ से चारों तरफ से आ जा रहे हैं वाहनों से किसी समय भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। आप देख रहे हैं यहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल बंद होने के कारण यहाँ पर चारों तरफ से पब्लिक आ जा रही है। वहीं यहाँ पर खड़े पुलिसकर्मी और ट्रैफिक पुलिसकर्मी भी मुस्तैद है, मगर उनको नियम कानून पालन कराने की शायद ज़रूरत नहीं है। वहीं यहाँ से गुजर रहे लोगों को पुलिस रोक कर चेकिंग तो कर रही है, मगर सबसे बड़ी बात कि हेलमेट लगाए लोगों को भी पुलिस लगाकर रोक कर चेकिंग कर रही है। ऐसे में लोगों को परेशानी का गर्मी में सामना करना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि ट्रैफिक सिग्नल पूरी तरह से यहाँ पर बंद है, जिससे किसी समय भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। मगर यहाँ पर मुस्तैद पुलिस के जवान शायद इसको नियम कानून का पालन कराना ज़रूरी नहीं समझते हैं। जहाँ एक तरफ एसएसपी प्रयागराज यातायात नियम कानून पालन कराने के लिए लगातार लोगों को आगाह कर रहे हैं, उसके बावजूद अपने ही उनके विभाग के लोग उनके आदेश को दिखा रहे हैं ठेंगा, जिम्मेदार बने अनजान। संगम नगरी प्रयागराज की शाहगंज पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, जहां शाहगंज पुलिस ने कई गंभीर मामलों में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार। बता दें, प्रयागराज एसएसपी अजय कुमार द्वारा अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में एसपी सिटी दिनेश कुमार सिंह व सीओ फर्स्ट के निर्देशन पर शाहगंज थाना प्रभारी ने मुखबिर की सूचना पर विनायक जायसवाल को किया गिरफ्तार। बता दें, अब शाहगंज पुलिस विनायक जायसवाल के खिलाफ विधिक कार्रवाई कर न्यायालय में पेश कर भेज रही जेल। संगम नगरी प्रयागराज में अखिल भारतीय महिला समाज की ओर से संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर प्रयागराज में एक शोभा यात्रा निकाली गई। शहर के सुभाष चौराहे से निकलने वाली ये शोभा यात्रा शहर के विभिन्न क्षेत्रों से होकर गुजरी। शोभा यात्रा के दौरान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संदेशों और देश के प्रति उनके बेमिसाल सेवाओं को गीतों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। शोभा यात्रा में शामिल महिला समाज के कार्यकर्ता का कहना था कि संविधान निर्माता बाबा भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से इस देश को लोकतंत्र और मानव अधिकार संदेश दिया है। कार्यकर्ताओं का कहना था कि इस समय संविधान को बचाने की आवश्यकता है, क्योंकि देश का संविधान लोकतंत्र का मजबूत आधार है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जिन्होंने भारत का संविधान बनाया, आधुनिक भारत के निर्माता हैं, शिल्पकार हैं, उनके 131वें जन्म दिवस के अवसर पर ये शोभा यात्रा उत्तर प्रदेशी हेला पंचायत महासभा की ओर से निकाली गई है। और ये लोगों में जोश है, लोगों में बाबा साहब के प्रति समर्पण है। और हमारे लोगों ने, ये देश के लोगों ने तय किया है कि हम संविधान की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर देंगे। बाबा साहब के लिखे हुए संविधान को जो ख़त्म करने की मुहिम चल रही है, उसको भी हम लोग समाप्त करके इस देश के संविधान को सर्वोपरि मानेंगे। इस देश का संविधान सबसे बड़ा ग्रंथ है, सबसे बड़ा पवित्र है, महान है। ये सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा है और दुनिया के हर लोगों ने माना है। ये देश का सबसे बड़ा संविधान भारतवर्ष का संविधान है। इस संविधान के लिए ही हम लोग ये शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। परिचय दे दीजिए, अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम ब्रिजमोहन लाल हेला,
मैं अखिल भारतीय राष्ट्रीय हेला समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और उत्तर प्रदेश हेला पंचायत महासभा का भी अध्यक्ष हूँ। ये होरीलाल जी खजांची हैं, ये भी इसके पदाधिकारी हैं, तमाम सब लोग। भव्य झांकियों और बैंड बाजे के साथ निकली बाबा साहब की शोभा यात्रा। संगम नगरी प्रयागराज नज़ारा है करेली क्षेत्र का, जहां करेली में आती जाती लाइट ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा रखी है। जहां करेली क्षेत्र में लाइट की कटौती से लोग परेशान हैं। लगातार लाइट की कटौती होने से लोगों को अब परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में लोगों को पानी की समस्या भी हो रही है। रमज़ान के महीने में लोगों में पानी और लाइट ना होने से काफ़ी आक्रोश भी है। वहीं क्षेत्र में आती जाती लाइट से लोग परेशान हैं, मगर बिजली विभाग बना अनजान। संगम नगरी प्रयागराज में नो पार्किंग जोन में सड़कों पर खड़ी करके गाड़ी पुलिस नियम कानून की धज्जियां उड़ा रहे लोग। बता दें, ये नज़ारा है जीरो रोड चौराहे का, जहां सड़कों पर नो पार्किंग जोन में लोग गाड़ी खड़ी करके खुलेआम पुलिस की आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं और खुलेआम नियम कानून की धज्जी उड़ा रहे हैं। मगर सबसे बड़ी बात, इन पर किसी तरह की कार्रवाई भी नहीं होती, ना ही टोचन मैन यहाँ से गाड़ियाँ उठाती हैं, जिससे आप देख सकते हैं यहाँ पर बस भी फंसी हुई है गाड़ी खड़ी होने कारण। इसी तरह से यहाँ रोज़ लंबा जाम लगता है और जाम के झाम से लोग परेशान होते हैं। बता दें, कोतवाली पुलिस की लापरवाही और यातायात की पुलिस की लापरवाही के कारण इस चौराहे पर नो पार्किंग जोन में खड़ी गाड़ियों के कारण अक्सर जाम लगता है। और आप देख भी रहे हैं कि बस यहाँ पर किस तरह से खड़ी हुई है और जाने में बस स्टैंड तक उसको परेशानी का सामना करना पड़ रहा, मगर जिम्मेदारों की लापरवाही के कारण आप देख सकते हैं नो पार्किंग जोन में खुलेआम गाड़ी खड़ी करके नियम कानून की लोग उड़ा रहे धज्जियां। संगम नगरी प्रयागराज में शहर उत्तरी के विधायक इंजीनियर हर्षवर्धन वाजपेयी द्वारा आज राजापुर हनुमान मंदिर ढाल के नीचे मैदान में एक महान समाज सुधारक व संविधान के रचयिता बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर मुल्क समाज की स्थापना और राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए गोष्ठी का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय त्रिकवि सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। वहीं इस मौके पर विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी द्वारा कई लोगों को सम्मानित भी किया गया। वहीं इस मौके पर बाबा साहब को याद भी किया गया। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।